नमस्कार। आज टीटी सीटीईटी के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स में हम कुछ काम करेंगे। समय बिल्कुल नहीं रह गया है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं मेंसुरेशन खूब आता है और ज्योमेट्री खूब आती है। ज्योमेट्री में हम खासकर हम तो आज दिखाएंगे टीटी सीटीईटी के लिए ही केवल सर्किल का चैप्टर बहुत आता है। सर्किल मतलब वृत्त। वृत्त से सवाल बहुत आते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन में हो चाहे ज्योमेट्री में हो। तो आज अभी हम सर्किल में वृत्त पर, यानी वृत्त में या सर्किल में हम ज्योमेट्री पर देखेंगे, मेंसुरेशन नहीं दे करके। हालांकि कुछ तो शामिल हो ही जाएगा, लेकिन सर्किल पर समझिए बहुत जबरदस्त मैं इसको बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें बहुत कुछ हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में हो नहीं सकता, इसलिए 2 वीडियो बनाएंगे। तो सर्किल पर हम बात करें, एक सर्किल बनाते हैं पहले। सर्किल क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए। जैसे कोई खूंटा गाड़ दीजिए, खूंटे में एक लंबी रस्सी से एक गाय बांध दीजिए, गाय को फ्री कर दीजिए चरने के लिए। अब वो चारों तरफ घूम करके चरेगी, यानी इस तरह से इतने हिस्से में चर पाएगी। इस फिक्स पॉइंट को ही हम केंद्र कहते हैं, सेंटर। और जिस पॉइंट को लेकर चलने, जैसे यहाँ पर गाय बांधी थी, इस पॉइंट को पी कहें, ये पी पॉइंट रोटेट होगा और ये दूरी हमेशा ही बनी रहेगी। इसका मतलब हुआ कि सर्कल एक पॉइंट का, एक बिंदु का बिंदुपथ है, एक बिंदुपथ है जो एक फिक्स पॉइंट से, एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर बना रहता है। इन इंग्लिश में कहें कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए fixed point, and that fixed point is called center. That fixed point is called center, and the distance between the point and center is called radius. तो कोई सर्कल है, सर्कल में सेंटर से होते हुए कोई लाइन खींच दीजिए, तो इसी को कहते हैं हम व्यास। तो व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। भाई त्रिज्या का 2 गुना हुआ त्रिज्या या रेडियस। यहां पर केंद्र से कोई पॉइंट यहां पर सरकमफेरेंस पर ले ली जाए तो त्रिज्या कहलाती है। और यह जो दूरी है, इस पर आप डोरा बिछा दें, डोरा मतलब धागा या कोई रस्सी बिछा दीजिए और उसके बाद में उसको लंबा खींचिए, फिर स्केल पर नाप लीजिए, वही उसकी परिधि कहलाती है। परिधि अंग्रेजी में यहाँ पर सरकमफेरेंस कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2πr। क्योंकि जब सर्किल पर काम हो रहा था तो उस समय पर जो इसके गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि अगर हम कोई 22 मीटर लंबी रस्सी ले लें, 22 मीटर लंबी ले लें रस्सी, या हम कोई लोहे का तार ले लें जो फ्लेक्सिबल हो, उस तार को झुका करके यूं और मिला दीजिए दोनों एंड को, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों एंड को अगर आप झुका देंगे तो एक ऐसे सर्किल बन जाएगा, ऐसे सर्किल बन जाएगा। तो उसका जो व्यास होगा वो 7 मीटर आएगा। तो उन्होंने कहा कि परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है, परिधि बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है वो 22 और 7 का होता है। यानी जब 22 मीटर परिधि होगी तो उसका व्यास 7 मीटर होगा। इसी 22 और 7 के अनुपात को पाई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पाई। यानी द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज नोन एज पाई। 22 और 7 का अनुपात। यह बात अलग है कि 22/7 और पाई में हम एक डिफरेंस बता दें। पाई इज इक्वल टू 7, 22/7 तो लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरा पूरा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए इस सिंबल को हम ऐसे लगाएं तो अच्छा होगा, यानी नियर अबाउट कहते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 के नियर अबाउट होती है। द वैल्यू ऑफ पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7। ओके। जब बात आती है पाई की और 22/7 की, तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। 2 नाम सुना होगा आपने, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। कौन सा रैशनल है
और कौन सा इरेशनल है। तो 22/7 तो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो भी डेफिनेशन उसकी पी अपान क्यू की होती है कि क्यू जीरो ना होना चाहिए। तो ये तो रैशनल में आता है, लेकिन वहीं पर पाई इर्रेशनल में आता है। आप जाने रहिए, दोनों की वैल्यू सेम बताया जाता है कि पाई 22/7 के बराबर होता है, तो लड़के कहेंगे आए पाई तो 22/7 होता है, ये तो रैशनल है, लेकिन ये इर्रेशनल में आता है। और ये रैशनल में आता है, क्यों आता है, अगर मौका मिला तो मैं इसको भी समझा दूंगा। जब वो डेसिमल में जाते हैं तब पता चलता है। √2 की बात में आते हैं, √3 यानी रूट वाले के इर्रेशनल हो जाते हैं, उसमें कोई सिमेट्री नहीं बनती है, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होने पाता है, और या जिसे उसको कहते हैं कि रीअकरिंग हो, नॉन रीअकरिंग हो। और दूसरा क्या होता है कि जा करके कहीं पर भी हो, अब कहीं एक स्टेज आए जहां पर वो डिवीजन पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, जिसको हम कहते हैं क्या नाम कहते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। डिवीजन करते हैं जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, एंड हो जाता है, यानी जैसे हम कह दें 7 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 71 है, तो 2 3 जा 6, 1 हुआ 1, फिर 3 2 5 जा 10, 1 बना, अब फिर पॉइंट लगा दिया 0, 2 5 जा 10, कहीं ना कहीं जाके कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये रैशनल में आएगा। यहाँ पाई में ऐसी कुछ बात नहीं आती है, एंडिंग उसकी नहीं होती है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पाई के लिए रैशनल क्या होता है और इर्रेशनल क्या होता है। परिधि और व्यास में 22 और 7 का अनुपात होता है। आइए हम आगे बढ़े, जो हम समझा रहे थे। हाँ, वो नंबर याद आ गया, अंग्रेजी में टर्मिनेट करना कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल का होना पक्का है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है उसके बाद में भी रीअकरिंग है तो भी रैशनल होना पक्का है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रीअकरिंग हो, तभी जाके इर्रेशनल होती है। तो ये चीज हम बताएंगे अगले लेक्चर में, समझाएंगे एग्जांपल लेकर के, तब आपके क्लियर समझ में आएगा। अब सर्कल में हम बात कर रहे थे परिधि बराबर 2πr, क्योंकि परिधि और व्यास का अनुपात पाई होता है उस हिसाब से, यानी परिधि बटे व्यास बराबर 22/7, जिसे हम पाई कहते हैं, पाई कह लेते हैं। यानी परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास, यानी पाई गुणे व्यास को क्या कहते हैं, 2 गुणे त्रिज्या। तो परिधि को सी कह दें, सरकमफेरेंस, यहाँ 2 आगे लिख दें, पाई लिख दें, त्रिज्या को आर लिख दें, वहीं से तो फार्मूला आया है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr², ये तो आ गया मेंसुरेशन में πr², लेकिन इसकी हम ज्योमेट्री बता रहे हैं, ज्योमेट्री। आइए फिर से एक सर्कल बना के दिखाते हैं आपको। यहां पर सेंटर है, यानी केंद्र है। अगर कोई लाइन केंद्र से होकर के जाती है तब तो वो कहलाती है व्यास, सेंटर से हट के कहीं अलग जाती है तो उसे कहते हैं हम जीवा, जिसे अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। तो हम व्यास को हटा दें, व्यास को हटा दें। इस जीवा ने, इस लाइन ने जो जीवा कहलाती है, इस जीवा ने सर्किल को 2 खंडों में विभक्त किया। अगर वो लाइन जीवा व्यास होती, यानी जीवा व्यास क्या है, व्यास भी एक जीवा है, बस व्यास के लिए खास चीजें लगना चाहिए कि व्यास वह जीवा है जो वृत्त के केंद्र से पास करती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। लेकिन व्यास सर्किल को बराबर बराबर 2 खंडों में विभाजित करती है, जिसको हम अर्धवृत्त या सेमी सर्किल कहते हैं, सेमी सर्किल या अर्धवृत्त। लेकिन अब जब सेंटर से पास नहीं करेंगे तो एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। इस तरह जो बने हुए जो दोनों खंड हैं, जैसे ये हिस्सा खंड कट के आया इतना, इसको हम कहते हैं सिगमेंट। क्या कहते हैं, सिगमेंट अंग्रेजी में, और हिंदी में वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। कहीं कहीं पर तो इंग्लिश आसान हो जाती है, हिंदी कठिन हो जाती है। वृत्तखंड, और ये छोटा हिस्सा है तो इसको कहते हैं माइनर वृत्तखंड। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, या मेजर सेगमेंट कहेंगे, मेजर सेगमेंट। अब
ये हमने जो ढांचा यहाँ नीचे वाला बना के दिया है, क्या लग रहा है कि जैसे संतरे की एक फलक मिली हो चूसने के लिए, जो संतरे की फलक होती है। इसका मतलब जो संतरा छीलो उसमें जो आप फांक निकाल के अलग अलग करते हो, अंग्रेजी में इसीलिए उसको भी सेगमेंट ही कहा जाता है। ये बहुत मजे की बात है कि उसको भी हम सेगमेंट कहते हैं। तो आप अब जब किसी से मांगिए कृपया मुझे 2 ही सेगमेंट दे दीजिए, प्लीज गिव मी 2 सेगमेंट्स ऑफ ऑरेंज। तो ये कहानी हमने बताई। इसके बाद में किसी सर्किल में एक कोई जीवा ऐसे है, जीवा का नाम दे देता हूं ए बी, सेंटर इसका यहां से है। अगर सेंटर से इसके बिंदु को ये मिलाएं तो जो ये हिस्सा बन के आता है इस तरह से, जो इस तरह से हिस्सा आता है, या जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं कोनिकल शेप में, आइसक्रीम लेते हैं या पानी पूरी वाला जो बना के इसे देता है, इस तरह का डिजाइन, इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड हिंदी में। क्योंकि ये त्रिज्या से बना हुआ है, इस वाले में त्रिज्या का रोल नहीं था, केवल एक लाइन थी, लाइन से सर्कल का पार्ट हुआ है। यहां पर त्रिज्या ने काट के बनाया है और यहां पर केंद्र को ओस नाम से दे देते हैं। तो यहां पर 2 त्रिज्याओं के बीच में कोई एंगल बना होगा, कोण बना होगा, इसको मान लेते थीटा दे देते हैं। तो ये त्रिज्य खंड, अंग्रेजी में इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। तो इसमें एक सेक्टर तो ये हुआ और दूसरा सेक्टर जब ये काट के इतना निकाल ले गए इधर वाला, तो इधर वाला सेक्टर ये इतना बच गया इस कोण के लिए। अब इसका कोण ये नहीं कहलाएगा, उसका कोण वो कहलाएगा। जैसे हमने यहां का 60 अंश निकाल लिया है तो 360 में 60 यानी 300 डिग्री वाला इधर का है। अगर 60 अंश वाला इधर ले आए तो 360 अंश वाला उधर होगा। इसे बृहत त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बृहत या दीर्घ, जो भी कह लीजिए, दीर्घ वृत्त खंड कहिए या बृहत कहिए। हम वहां दीर्घ लिखे हैं तो यहां बृहत लिख देता हूं, जिससे दोनों बातें आवे, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो पाए। बृहत त्रिज्य खंड कहलाएगा ये, यानी कि मेजर सेगमेंट और ये सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये चीज हम अभी सिर्फ बता रहे हैं, इसको जान लीजिए। फार्मूला इस पर जो होता है कहां से आया, हल्के में वो भी बता देता हूं, टाइम हालांकि नहीं, इस पर तो आपको सवाल लगाने हैं। लेकिन आइए इसको हम अब देखते हैं कि कोई त्रिज्यखंड या वृत्तखंड कैसे कहेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए गिवन सेक्टर और सेगमेंट। तो हमारे पास एक सर्किल में एक सेंटर है, एक कोई जीवा है ए बी, सेंटर को ओ नाम दिया, यहां इसको हमने मिला दिया और इसको एंगल थीटा दे दिया। अगर हम यह जीवा ना मिलावें, इतना ही रखें, तो आपको बहुत सुंदर सा सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा, वृत्तखंड। अगर मैं इसको जीवा को मिलाए होता तो सिर्फ इतना हिस्सा ये सेक्टर कहलाता, सेगमेंट कहलाता, यही वृत्तखंड है। और जब पूरा हिस्सा ले लेंगे, अब हम पूरा हिस्सा ले लेंगे ये, तब कह जाएगा त्रिज्यखंड या सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे सेक्टर में से ये जो कॉनिकल पार्ट बना है उसमें से यह, अगर हम त्रिभुज का एरिया निकाल दें तो यह हमारा सेगमेंट बनेगा नहीं, सेगमेंट बचेगा नहीं बचेगा। यानी कि यह वृत्तखंड तब बनेगा जब पूरे त्रिज्यखंड में से यह त्रिभुज वो ए बी का क्षेत्रफल निकाल दे। बात समझ पा रहे होंगे? इसका मतलब त्रिज्यखंड बड़ा होता है कि वृत्तखंड बड़ा होता है? तो त्रिज्यखंड बड़ा होता है, उसके अंदर वृत्तखंड शामिल होता है। यानी वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब मैं लिख दूं कि वृत्तखंड प्लस त्रिभुज दोनों मिला करके त्रिज्यखंड होता है। बस इस चीज को आप जान लीजिए, सवाल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को भी तो जानना जरूरी है, भले ही बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, समय कम है आपके पास, लेकिन इसको जाने रहेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। नहीं पता चला आ रहा है सेक्टर का, तुम निकाले बैठे हो सेगमेंट का, आ रहा है सेगमेंट का, तुम निकाले बैठे हो सेक्टर का, या कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दिया गया आप समझ नहीं पा सकते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि वेदर दिस इज अ मैटर ऑफ सेगमेंट और सेक्टर। ये
हमें एरिया किसका निकाल के देना है, सेक्टर का, किस सेगमेंट का। आपने भले फार्मूला याद रखा लेकिन यहां नहीं समझ पा रहे हो, तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी तरह से मेंसुरेशन में भी होता है कि कहां पर कर्व सरफेस एरिया लेना है, कहां पर टोटल सरफेस एरिया लेना है, कहां पर सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, कहां पर टोटल लेटरल सरफेस एरिया लेना है। तो यह चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो इसके बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। तो वृत्तखंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आइए हम बात पहले त्रिज्यखंड पर कर लें। त्रिज्यखंड वाले में फिर से एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया और त्रिज्यखंड कुछ इस तरह से है। यहां पर एंगल थीटा दे दिया, इसकी त्रिज्याएं आर आर होंगी, यहां नाम दे दिया ओ ए बी। अब एक चीज देखो, इस समय जब हम मान लेते हैं त्रिज्या ये थी यहां से, और इसको यूं रोटेट कराते घुमाते और घुमा के यहां फिर ले आते, तो एक सर्कल आपका तैयार हो जाता नहीं। जैसे इसको हम यहां पर फिक्स करें और ऐसे रगड़ते चले जाएं तो कितना एरिया स्वैप करता, पूरा एक सर्किल के एरिया के बराबर, और यही इतनी क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या हो जाती, रेडियस हो जाती। जैसे हम यहां पर रखें और ऐसे घुमाते चले जाएं, इसका पॉइंट ऐसे पॉइंट करते हुए यूं चले आवे तो सर्किल बनके तैयार होगा नहीं। यानी जब हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो बनके क्या तैयार होता है, एक वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी। जब हम पूरा 360 डिग्री घुमा देते हैं तो एक वृत्त बनके तैयार होता है जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम केवल एक ही डिग्री घुमाए होते, यानी थोड़ा सा एक ही डिग्री घुमाए होते, इतना एक डिग्री, तो कितना क्षेत्रफल स्वैप करते, यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम लगाइए, एक डिग्री कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 हो जाएगा क्या। इसी तरह से आप घुमा करके थीटा डिग्री जो अननोन है किसी भी थीटा के लिए निकाल सकेंगे। तो जब हम सिखाए थे कि 3 टिकट के दाम 51 रुपए हो तो एक टिकट के दाम क्या होंगे, भाग कर लेंगे। एक टिकट का दाम निकल आया, पूछे 4 टिकट का दाम क्या हो, 4 से गुणा कर लो। ऐसे डायरेक्ट बताना तो कठिन हो जाएगा कि 3 टिकट का दाम 51 रुपए है तो 4 टिकट के दाम क्या होंगे। तो यहां पर एक डिग्री के लिए हम निकाल लिए, फिर थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 है इंटू थीटा। ये फार्मूला बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज समझ गए हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और अब यहां पर लिखता हूं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, यार ये हिंदी बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है। हालांकि मैं हिंदी भाषी हूं, हिंदी से ही मुझे प्यार है, हिंदी पर गर्व है, लेकिन एक विडंबना है कि अंग्रेजी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। त्रिज्यखंड जिसे हम बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यहीं पर एक चीज बता दूं, याद आ गया, चतुर्थांश, चतुर्थांश जिसके हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक कोई सर्किल लीजिए, यानी एक रोटी। छोटा बच्चा कहता है, मम्मी पूछती कितनी रोटी लोगे, तो कहता है 2 का। 2 का मतलब पहले आधा कर दो तो आधी आधी रोटी, फिर आधी का भी आधी कर दो तो 1/4। 1/4 पार्ट को ही क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर तो याद आ रहा होगा, अद्धा और क्वार्टर। पहले जब ऐसी से एक लाइन खींचा तो अद्धा, अद्धे का भी अद्धा, क्वार्टर। तो ये क्वार्टर से क्वाड्रेंट बना है भाई। क्वार्टर तो आप लोग जानते ही होंगे, क्वार्टर में क्या दिक्कत है। तो ये क्वार्टर हमने लिया जिसमें कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। जब 2 लंबवत डायमीटर काटेंगे तभी एक क्वार्टर बनकर तैयार होगा। तो क्वार्टर से क्वाड्रेंट आए, एक क्वाड्रेंट का एरिया यानी पूरे सर्किल के एरिया का चौथाई कर दूं क्या, बिकॉज द टोटल एरिया ऑफ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ईच इक्वल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया होता है, अपान 4 लगा दिया हमने, अपान 4 कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। क्या आप इसमें रख सकते थे कि नहीं, थीटा एरिया कितना रख देते, 90। तो पाई आर स्क्वायर यहां 90 रख देते हैं, 90 अपान 360। तो इसको काटते हैं, 9 चौको 36 होता क्या, वही तो आया अपान 4। अगर हाफ करते हैं तो यहां पर थीटा 180 डिग्री चला जाएगा, यानी जब थीटा यहां पर पूरा ले आओगे तो 180 डिग्री चला जाएगा, तभी तो हाफ काटेगा।
तो 180 डिग्री यहां रख देते तो 18 दूना 36 पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता, नहीं सेमी सर्किल के पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यानी यह एक जनरल फार्मूला है जहां पर थीटा की हर एक वैल्यू के लिए आप उस बने हुए त्रिज्यखंड का यानी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमने बहुत मजबूत चीज बताई और कहां से आए ये भी बताए मिनटों में, तो ये जानने की जरूरत है। अब आइए हम बताते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड के लिए क्या है? वृत्तखंड के लिए जरा देखिए, ये सर्किल बना रहने देता हूं। वृत्तखंड के लिए हमने कहा कि ये तो हो गया सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, इसमें से यही वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं इतना, तो जो ये डॉटेड है यही तो वृत्तखंड है, वृत्तखंड का एरिया निकल आएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, यहां पर कोण थीटा दिया गया है, तो भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर थीटा कोण दिया गया है और ये तो रेडियस होती है आर आर, ध्यान रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आज अब समझाऊं कैसे, टाइम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। एक बार साइन थीटा ले लेते हैं, एक बार कॉस थीटा ले लेते हैं, ऊपर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां पर थीटा बाई 2 आ जाता है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आता है। चूंकि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा की वैल्यू होती है, इसलिए निकल के आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तखंड का जो ए बी है, और यहां पर हम नाम सी दे देते हैं, तो इसलिए वृत्तखंड या सेक्टर, वृत्तखंड या सेक्टर क्या नाम दे दूं, ए सी बी ए का क्षेत्रफल बराबर ए सी बी से ए चले आए, ओ नहीं गए इसलिए हमने ऐसा नाम दे दिया, का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पूरा जो डिजाइन है, कितना डिजाइन है उसकी, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या निकाला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये चीज याद रहेगी, सवाल तुरंत लगेगा चुटकियों में, तमाचा मार के नंबर लेना होगा, यह आप जान लीजिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सवाल का नेचर बदल दे वो, ये हमारा थीटा उटा लगने ही ना पावे, वो कह दे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसकी जीवा एक, यहां पर वो कह देता है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आपके पास जो त्रिभुज आया दोनों त्रिज्याएं 5-5 हो गई और ये 6 हो गए, तब तो हीरोन फार्मूला लगा करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की जरूरत ही नहीं, थीटा दिया ही नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। या वो कहता है कि 5-5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर की ये भी है, जीवा भी है, तो 5-5 सेंटीमीटर के लिए क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, √3/4 अपान √3/4 ए स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी में हूं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए यहां पर त्रिभुज का भी पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। मुझे त्रिभुज पहले पढ़ाना चाहिए, वृत्त बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सर्किल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आसान भी होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं। तो √3/4 ए स्क्वायर यहां पर लग जाएगा, या हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिएगा, नहीं हीरोन्स फार्मूला क्यों लगाएंगे, यहां पर सारे कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये तो और आसान हो जाएगा 60 डिग्री, इस फार्मूले में रख दीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 की होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है तो कुछ ऐसे तरीके से आएंगे, या तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे या तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे समबाहु त्रिभुज का। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल एनी हाउ निकालना है जिसमें एंगल थीटा दिया जाए, सिर्फ उसी के लिए हमने फार्मूला बताया है। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगता है, चाहे वो हीरोन्स फार्मूला लगाए, चाहे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाए, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाए, या आप कंस्ट्रक्शन करके करें उसमें कुछ। तो इस तरह से हमने आज आपको सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यह बताया, और इस पर फार्मूला आप रख करके कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो सवाल कहता है कि 5 सेंटीमीटर, यह हम ले लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यहां पर 60 डिग्री, या यूं कहिए कि 5 सेंटीमीटर जीवा से बने हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आइए
जब यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यानी कि समबाहु त्रिभुज बनना है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा फिर उस समय पर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पूरा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 लगाइए। जब 5 5 है तीनों के तीनों तो यहाँ 60 अंश के कोण बनते हैं नहीं बनते हैं, यानी यहाँ वर्टेक्स एंगल भी तो 60 अंश का बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, थीटा जगह पर 60 अपान 360 काट डालिए, 6 6 36 25 पाई बटे 6। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। अब कहेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो इस बड़े क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और जो तुम्हें जरूरत है नीचे की, ये इसी को कहते हैं ना वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इस क्षेत्रफल में से 25 पाई बटे 6 माइनस 25 √3/4 इतना आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर दे देगा, बहुत करेंगे तो पाई की वैल्यू दे देगा 3.14, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, या 22/7 कहेगा तो उसमें मल्टीप्लाई करिएगा। √3 की वैल्यू भी दे देता है उसमें 1.7321 वैल्यू रख करके कैलकुलेट करिएगा, आंसर आएगा। फिलहाल इतना ही आना है और इसी से चाहे वो डेसिमल में बदल लीजिए चाहे इरेशनल नंबर बदल लीजिए। तो इस तरह से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सवाल होते हैं। इसी में एक और सवाल आ जाता है चाप की लंबाई, चाप मीन्स आर्क, आर्क की लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, इसी में लगा हुआ पार्ट है, मैं इसको बता ही दूं। जैसे यहां पर हमने सेंटर लिया, इतनी यह दूरी ली, इतनी दूरी को लेकर के ऐसे घुमाएंगे तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि इसी सर्किल में इतना हिस्सा लिया, बाकी हमने काट दिया इतना। वैसे मान लेते सर्किल ये बनना था, सर्किल ये बनना था, इस सर्किल में कोई हमने 2 पॉइंट ले लिए। यही जो 2 पॉइंट की जो ये जो लेंथ है, इसी को लेंथ नहीं, जो ये 2 पॉइंट का ये जो ये फिगर है, इसी को हम चाप कहते हैं, चाप या आर्क। एक चीज देखिए, अगर मान लेते हैं इसका केंद्र यहां रहा होता, मान लेते हैं O, और यहां से ये ए पॉइंट को घुमाना शुरू करते, घुमाते 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 जब यहां ले आते तो पूरा वृत्त तैयार हो जाता। यानी ए से लेकर के ये दूरी है, घूमते घूमते और कहां पहुंच जाते, फिर ये पर आ जाते। तो ये टिप जो हमारी पेन की घूमनी है, ये कितनी दूरी गई है? देखो, ये था कि कितना हिस्सा कवर किया है, ये पूरा पूरा एरिया कवर्ड है, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। यहां पर एक टिप की दूरी, ये दूरी को हम पेरीमीटर बताए थे, सरकमफेरेंस बोले थे, यानी परिधि बोले थे। तो जब हम पूरा 360 घुमा देते हैं, 360 घुमा देते हैं तो परिधि कितनी बनती है? 2πr। अगर 1 ही डिग्री घुमाए होते तो कितना बनता? 2πr/360। अगर हम थीटा डिग्री घुमाए हैं, चलो थीटा डिग्री घुमा करके यहां पहुंच गए तो कितना हो जाएगा? थीटा मल्टीप्लाई 2πr θ/360, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। 2 से काट लो, 180 हो सकता है, लिख लो, या ऐसे रहने दो, याद रखने के लिए 2πr θ/, यानी यहाँ परिधि से निकालते हैं, यहाँ क्षेत्रफल से πr² से निकाला था मैंने। तो यह चाप की लंबाई का फार्मूला हमारे पास आ गया। क्या? मैं यहीं पर लिख देता हूं, चाप की लंबाई, चाप की, इंग्लिश मीडियम वाले हंस रहे होंगे चाप शब्द को सुन करके, चाप की लंबाई इज इक्वल टू 2πr θ/360, या काट कोट के πr θ/180 डिग्री। और इसी को चाप की लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। लिख देता हूं थोड़ा शुद्ध हो जाए। ये रहा, बात समझ पा रहे हैं? तो बस आज के लिए इतना ही। वृत्त में अभी बहुत कुछ बकाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसके जीवाओं से कटे हुए पार्ट से बने हुए आयत
के क्षेत्रफल पर बात करेंगे, पी ए पी बी इक्वल टू पी सी पी डी, और फिर इसी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। फिर इसी में हम स्पर्श रेखा भी पढ़ाएंगे, स्पर्श रेखा में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताएंगे और उस पर क्वेश्चन आते हैं, आपने मैंने देखा है। और फिर स्पर्श रेखा वाले केस में पी ए पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो का तुरंत इंतजार करिए, तब तक के लिए इसको समझिए और इस पर खूब रिहर्सल करिए, क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम्स हो तो हमको कमेंट करिए, क्वेश्चन दीजिए नेट पर, मैं आपको आंसर करके देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।